नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं biforeprint.in। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान हो चुका है और वोटिंग प्रतिशत की भी जानकारी हमने आपको दे दी है। जो चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक 53.54% वोट कल पड़े। कोरोना काल में यह आंकड़ा ठीक ठाक माना जा रहा है। हालांकि अगर प्रथम चरण 2015 की बात कर लें तो उस वक्त 57% मतदान हुए थे, लेकिन दोनों में अंतर इतना था कि इस बार 16 जिले के 71 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, लेकिन उस बार सिर्फ 10 जिलों में प्रथम चरण में मतदान कराए गए थे। उस वक्त चरण अधिक था, लेकिन इस बार 3 चरणों में ही चुनाव को संपन्न कराना है। इस वजह से बूथों की संख्या बढ़ा दी गई। चुनाव आयोग अपने स्तर से व्यापक तैयारियां करके इस चुनाव को संपन्न कराने में लगा हुआ है। बावजूद इसके छिटपुट घटनाएं भी सामने आई। क्योंकि हम ज़्यादा इस विस्तार में नहीं जाएंगे, हमने कल आपको एक एनालिसिस बताया था जो बिफोर प्रिंट आपको ये जानकारी दे रहा था कि महागठबंधन का पलड़ा पिछले इस 71 सीटों में जो भी मतदान हुए बीते दिन, उसमें महागठबंधन का पलड़ा भारी है। 40 के आसपास सीटों पर जीत की बात कही जा रही है कि उन्हें जीत मिल सकती है। खैर, इसकी पुष्टि तो नहीं हो सकती क्योंकि नतीजे कब क्या बदलते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को बिल्कुल परफेक्शन के साथ समझ पाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जो हमारी समझ कहती है और जो हमने अपने संवाददाताओं से और अपने लोगों से जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं और जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, उन सब का मैंने जो समीकरण किया उसमें महागठबंधन को लगभग 40 सीटें आती दिख रही हैं। वहीं एनडीए समेत अन्य दलों के बीच में 30 से 31 सीटें जाएंगी। हम एक बार फिर से आपको जरा वो चीज़ें समझा देते हैं कि जो हमने तो आपको वो आंकड़ा तो बता ही दिया कि वोटिंग प्रतिशत कितने हुए। जिले वाइज भी हमने कल आपको जानकारी दी थी। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे उस वीडियो को आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो उपलब्ध है। लेकिन एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको, 71 सीटों में आरजेडी 42 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहा है, तो वहीं जदयू 35 पर, बीजेपी 29 पर, कांग्रेस 21 पे, माले 8, हम 6, वीआईपी 1, आरएलएसपी 43। वहीं अगर देखा जाए तो एलजेपी जो है वो जदयू को परेशान करने के लिए 42 सीटों पे चुनाव लड़ती दिखाई पड़ रही है और बीएसपी 27 सीटों पर। खैर, लोजपा को इसमें नोटिस में लिया जा सकता है, लेकिन आरएलएसपी, बीएसपी जैसे ये पार्टियां जो हैं, इनके लिए थोड़ा यह मुश्किल घड़ी है इस चुनाव में, क्योंकि संघर्ष अधिक होगा। नतीजे में कितने तब्दील होंगे वह तो अलग मुद्दा है। इस पर हम तो विश्लेषण कर ही दिए, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जो रिलायबल माने जाते हैं कि इस देश के सीनियर जर्नलिस्ट में उनका नाम आता है, वो भी अपने स्तर से इस पर विश्लेषण किए। हम वही चीज़, उनकी ही बातों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और उससे क्या सार निकलता है हम भी समझाएंगे और आप भी अपने हिसाब से उसको तय कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे पत्रकार जो लगातार, जिसको आप सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं, जो कभी टीवी के बड़े पत्रकार हुआ करते थे या अखबार जगत के बड़े पत्रकार थे, उन लोगों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि उन लोगों का विश्लेषण क्या कहता है और आगे इस पर वो कितना प्रभाव पड़ेगा, उनके विश्लेषण का असर क्या वाकई में वह सटीक बैठेगा, ये सब भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आशुतोष हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, अजित अंजुम हैं, बिहार से ही हैं और बिहार को अच्छे से समझते हैं, सतीश के सिंह हैं, आलोक जोशी हैं, आरफा खानम शेरवानी द वायर की सीनियर एडिटर हैं और यह भी फील्ड में घूमी हैं, लोगों के मूड को समझी हैं, उनका अपना तजुर्बा रहा। अजित अंजुम का अपना था, सतीश के सिंह जहानाबाद से आते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी भी बिहार में पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए हैं, तो उनका भी एक अपना पकड़ है, वो भी इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। अभिसार शर्मा जो मुखर होकर इन दिनों सरकार का विरोध करते आपको दिखाई पड़ जाएंगे सोशल मीडिया पर, उनको भी काफ़ी लोग सुनते हैं। और आशुतोष सत्यहिंदी.com चलाते हैं, पहले टीवी जगत के बड़े नाम थे, बाद में पॉलिटिक्स में भी गए। इन सारे लोगों के हिसाब किताब को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आशुतोष की बात करते हैं। आशुतोष दरअसल इन तमाम पत्रकारों के साथ बैठकर चर्चा भी कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे अब की बार किसकी सरकार बिहार में, क्योंकि 71 सीट इंपॉर्टेंट होते हैं, 71 सीट कम नहीं होते हैं। यह जिसके भी हिस्से में जाएगा उसकी सूरत बदल सकती है, वह मजबूत कड़ी के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो। एनडीए में हम सिर्फ भाजपा और जदयू की बात करेंगे और महागठबंधन में हम कांग्रेस, आरजेडी और माले की बात करेंगे। इसके अलावा लोजपा की भी बात होगी, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, रामविलास पासवान के निधन के बाद मुखर तरीके से मैदान में हैं और नीतीश कुमार पर खड़ा हमला बोल रहे हैं, मतलब सटीक और सीधा हमला खुल के बोल रहे हैं। यहाँ तक
उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 7 निश्चय योजना की हम जांच भी कराएंगे। अगर इसमें उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार पर भी इसके दाग लग रहे हैं तो उन्हें भी जेल भेजने से पीछे नहीं हटेंगे। खैर, ये चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें तो जरूर कही जाती हैं, सच्चाई आगे चलकर जो भी हो। लेकिन 71 सीटों में जो हम एक बात और आपको कह देना चाह रहे थे कि जो लगातार जिक्र होता है, लोग पूछते रहते हैं कि ये 51%, 52%, 53% ही मतदान क्यों होते हैं? अगर वोटर्स हैं तो 100% मतदान क्यों नहीं हो जाते? तो सही बात है कि बिहार की सत्ता में परिवर्तन लाने वाले, चेहरे बदलने की बात करने वाले, सोशल मीडिया पर आने वाले, चाहे रैलियों में भीड़ जुटाने वाले, ऐसे तमाम लोग को भी अंदर ये झांकना चाहिए कि सिर्फ ये बोलने वाले जो मुखर तौर पे बोलते हैं, क्या वो वोट देने भी आते हैं, या सिर्फ वही वोट देने आते हैं जो साइलेंट वोटर हैं वो नहीं आते, या साइलेंट वोटर ही आते हैं जो मुखर तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी बात लिखने वाले शायद छुट्टी निकालकर वोट देने भी नहीं आते हैं। इस बार लॉकडाउन का पीरियड है, कोरोना का पीरियड माना जाए, लॉकडाउन तो गुजर गया, अब अनलॉक का प्रोसेस है, और लेकिन कोरोना काल है। ऐसे में मतदान कराने की चुनौती चुनाव आयोग के पास तो जरूर रही। चुनाव आयोग ने इस पर पूरी तैयारियां भी की। इसके बावजूद वोटर्स निकले हैं घर से, और ये वोटर्स जो निकले हैं वोट डाले हैं। अब इसके नतीजों का भी इंतजार किया जाएगा। कई लोगों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी हैं, जिसमें से 8 मंत्री भी हैं, सब कुछ है। हम बात कर रहे हैं कि आशुतोष क्या कह रहे थे। आशुतोष को भी लगा कि तेजस्वी यादव का लहर है बिहार में, तेजस्वी यादव के लोग मुखर होकर के सामने आए हैं, और इसी दौरान चर्चा चल पड़ती है कि बिहार में जंगल राज की चर्चा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव के दिन ही जब आए तो उन्होंने जंगल राज के युवराज के नाम से तेजस्वी को नोटिस लिया। मतलब एक प्रधानमंत्री जब तेजस्वी यादव को नोटिस ले रहा है तो बात दम तो है कि तेजस्वी यादव अब चुनौती पेश कर रहे हैं एनडीए को, भाजपा को, नीतीश कुमार को। तो आशुतोष यह कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए इस बार यह चुनाव ठीक ठाक नतीजों वाला रह सकता है। महागठबंधन के लिए अच्छी बातें हो सकती हैं। अगर महागठबंधन के दावों की बात करें तो महागठबंधन को 55 सीटें आने का दावा मनोज झा भी करते आए हैं, और महागठबंधन के समर्थक खास करके राजद के कई लोग यह दावा करते हैं कि 55 सीटों पर इस बार होने वाला है सब कुछ। और तेजस्वी यादव क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम सीट जीत जाएंगे, एनडीए ठगा सा रहेगा, लोजपा के हिस्से तो कुछ नहीं आएगा। ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं। आशुतोष की बात हमने कर ली। पुण्य प्रसून वाजपेयी की बात कर लें। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने सोशल मीडिया पर सीट दर सीट विश्लेषण करते हुए मुंगेर में, भागलपुर में, रोहतास में, भोजपुर में, अरवल में, इन तमाम जिलों के इम्पोर्टेंट सीटों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की जो बिहार में जातीय समीकरण है उसके तोल मोल अगर की जाए तो क्या नतीजा निकलता है। उन्होंने जो पूरा हिसाब किताब लगाया, चाहे ब्राह्मण बाहुल्य इलाके का हो, मुसलमान बाहुल्य का हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, या अन्य 25 जातियां जिन्हें नीतीश कुमार इस पर अपनी पकड़ बनाते हैं, जो लालू यादव के हाथों से वह पकड़ निकल गई है, उन वोटों का भी उन्होंने विश्लेषण किया। उन सब के विश्लेषण पे उन्हें लगता है कि 40 से अधिक, यानी वो 45-46 तक जा रहे हैं, कि 46 सीटों के आसपास वह महागठबंधन को देना चाह रहे थे, और उससे कम जो है वह एनडीए को देने की बात कर रहे हैं। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी ने तमाम फैक्टर्स को ही बताया, और साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी खड़े किए कि जो रैलियां हो रही हैं वह रैलियां चुनाव के दिन मतदान भी हो रहा है, और प्रधानमंत्री हो चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे तमाम नेता हों, वह रैलियां भी कर रहे हैं, लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे इस पर उन्हें आपत्ति है, लेकिन वह बदलाव देख रहे हैं। जदयू को भारी नुकसान भी देख रहे हैं, भाजपा को भी नुकसान देख रहे हैं, लेकिन भाजपा को थोड़ा सा सेफ बताते नजर आ रहे हैं, और जदयू के लिए चिराग पासवान तो चुनौती पेश कर रहे हैं। इसकी भी चर्चा पुण्य प्रसून वाजपेयी करते दिखते हैं। वहीं अब हम बात कर लेते हैं अजीत अंजुम की। अजीत अंजुम बिल्कुल ठोक बजा के बोलते हैं, और जो ही बोल रहे हैं डंके की चोट पे बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वह जमीन पर निकले, यानी मैदान में गए, लोगों के बीच गए, नुक्कड़ों पे गए, तो उन्होंने यह समझा कि जो सबसे अधिक मुखर है जो वोटर, वह राजद के समर्थक हैं, महागठबंधन के समर्थक हैं, कुछ युवा चेहरे हैं जो मुखर होकर सामने आ रहे हैं, लोगों से बात करते हैं और अपनी बात को खुल के रखते हैं कि हम वोट करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव के चेहरे पर, तेजस्वी यादव को। उन्होंने यह भी कहा है कि उन लोगों ने शायद वह जंगल राज का दौर वो नहीं देखा, वो चीज़ें नहीं समझी, जंगल राज में क्या होता था, कितना नुकसान हुआ। लालू यादव ने भले ही समाजवाद की परिभाषा गढ़ी, लेकिन उन्होंने कई नुकसानदेह काम भी किए जो राजद सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण में सिमट कर रह गया।
तो ऐसे में उनका यह भी कहना है कि अगर आप इस बात को लेकर गफलत में हैं कि जो बाहर दिखता है वही सच्चाई है, तो ऐसी बात नहीं है। जो एलिट क्लास के वोटर हैं, चाहे खास करके वो सवर्ण वोटर, चाहे वो जो भाजपा को या जदयू को वोट करने वाले लोग होते हैं, वो साइलेंट हैं, वो वोकल नहीं हैं, वो सामने नहीं आते हैं। जब वो सामने नहीं आते हैं तो ऐसे में यह प्रेडिक्शन करना कि कौन कितने नंबर से जीत जाएगा, यह बताना अभी मुश्किल है। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि अजीत अंजुम ने कि नंबर मैं नहीं बता सकता, लेकिन यह कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव के जो वोटर हैं वो खुलम खुला फील्ड में आ गए, सड़कों पे दिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन भाजपा या जदयू के जो समर्थक हैं, जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, उनके चेहरे पर वोट करना चाहते हैं, ऐसे लोग अभी भी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, वो साइलेंटली वोट करते हैं, वो वोकल नहीं है। तो अजीत अंजुम की बात यह है। और इसी दौरान हमने सुनने की कोशिश की आरफा खानम शेरवानी को। आरफा खानम शेरवानी तेजस्वी यादव की तारीफ करते दिखती हैं। आरफा खानम शेरवानी कहती हैं कि जो तेजस्वी यादव है उनसे वो साल 2 साल पहले मिली थी, तो उस वक्त तेजस्वी यादव ढंग से उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे, थोड़े से फंस रहे थे। लेकिन इस बार जब वो उनसे मिली तो वो टोटली इम्प्रेस्ड हुई उनसे, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से कठिन सवालों का जवाब भी दिया। और उन्होंने कहा कि मैं लोगों के मूड को समझ रही थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो वोट बैंक है वह इस बार महागठबंधन की ओर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर जो है वह अब लोग बदलाव चाहते हैं, वो चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। 15 साल में जो उन्होंने जो किया है, शुरुआत 5 साल ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा गड़बड़ होता चला गया है। तो आरफा खानम शेरवानी का मानना है कि लालू प्रसाद यादव समाजवाद के सच्चे नेता हैं। उन्होंने जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको आगे करने की कोशिश की और सामाजिक न्याय की, जिसको भुनाने की कोशिश अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सामाजिक न्याय तो हमारे पिता ने किया, अब हम आर्थिक न्याय करेंगे। तो आर्थिक न्याय होने वाला है या नहीं होने वाला है, आरफा खानम शेरवानी की एक बात जो काफ़ी जो इम्प्रेसिव लग रही थी लोगों को, और वो अपने तरीके से उनसे मानती है कि वह सही है, कि लालू प्रसाद यादव के समय में जो दबी हुई जातियाँ थी वो मुखर होकर सामने आई, वह लालू प्रसाद यादव के कोर वोट बैंक में शामिल हो गई, जिसे अजीत अंजुम और सतीश केसिंग जैसे पत्रकारों ने सीधे खंडन किया। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार सोशल इंजीनियर कभी बन नहीं पाते। जो ये बातें अजीत अंजुम कह रहे थे कि सोशल इंजीनियर इसलिए बने क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जरूर कुछ किया, उन्होंने समाजवाद की परिभाषा गढ़ दी, कई लोगों को, दबे हुए लोगों को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार उस चीज़ को समझे कि लालू प्रसाद यादव सही तरीके से समाजवाद का वो काम नहीं कर पाए जो नीतीश कुमार करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ जातियां मान यादव, कुर्मी, कोयरी और जो मुसलमान, इन तमाम तरह के वोटरों को देख लें तो यादव खास करके मुसलमान भले ही लालू यादव के साथ आज भी खड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन कोयरी और कुर्मी जो है वो अब नीतीश कुमार के साथ है। वहीं ओबीसी, दलित और जो ये जो जातियां होती है ओबीसी के अंदर नीतीश कुमार ने दिमाग लगाया, ईबीसी बना दिया, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। उसके बाद उन्होंने दलित से महादलित को निकाल लिया, मुसलमान और ब्राह्मणों में भी उन्होंने आरक्षण देने वाली बात होती है ओबीसी कैटेगरी निकाल के रख दी। तो इन तमाम चीज़ों को नीतीश कुमार क्या किए, इनमें से 25 जातियों को अलग करने में वो सफल रह गए। तो वो 25 जातियां आज भी नीतीश कुमार के साथ खड़ी दिखाई पड़ती हैं। अगर खड़ी दिखाई नहीं पड़ती तो 15 सालों तक लालू यादव के तिलिस्म को तोड़कर नीतीश कुमार सत्ता पे राज नहीं कर रहे होते। यह बात उन्होंने स्पष्ट तरीके से आरफा खानम शेरवानी को समझाने की कोशिश की कि आप अगर कहते हैं कि लालू यादव ने सब कुछ ठीक किया, वह मसीहा थे, होंगे मसीहा, लेकिन उनसे नाराजगी हुई तभी तो ये इतनी जातियां अलग होकर के नीतीश कुमार के साथ खड़ी होंगी। हमने ये बातें अजीत अंजुम और आरफा खानम शेरवानी की। अब बात कर लेते हैं सतीश के सिंह की बात। सतीश के सिंह ने भी समझाने की कोशिश की, वो भी नंबर पे नहीं गए, लेकिन उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव ने एक अच्छा काम किया था कि 70,000 लोगों को नौकरी दी अपने कार्यकाल में, तो तेजस्वी यादव ने 10 लाख कह दिया। अगर वो 10,000 भी कहते तो भी उनको थोड़ा समर्थन मिल जाता। लेकिन यह बात कि लालू यादव ने अपने 15 सालों में जंगल राज नहीं किया, यह सिर्फ अफवाह हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, तो यह गलत है। उन्होंने कहा कि मैं जहानाबाद से आता हूँ और वो तजुर्बेकार हैं, उम्र हो चली है उनकी। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि शाम 5-6 बजे के बाद सड़कें बंद हो जाती थी बिहार में, खास करके उन इलाकों में जहाँ पे इस तरह का दबदबा हुआ करता था, वो सारी चीज़ें बंद हो जाया करती थी। उन्होंने यह भी कहा कि जंगल राज था
और उन्होंने स्पष्ट किया कि आप एक तरफा एनालिसिस नहीं करें, नीतीश कुमार को भी वोट मिला है, नीतीश कुमार ने भी काम किया है। और ऐसे में हाँ, नीतीश कुमार के खिलाफ नाराज़गी इसलिए है कि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर संडास तो दिया, सड़कें तो दी, बहुत काम किए, लेकिन जो जीविकोपार्जन की बात होती है वह नहीं हो सका, मतलब जॉब क्रिएशन की बात वह नहीं हो सका है। उसके लिए युवा वोटर्स जो हैं वो नाराज़ हैं। लेकिन एक तौर पे वो और भी स्पष्ट और खुले तौर पे उन्होंने उस वक्त कहा कि अगर आप ये मानते हैं कि इन सब की नाराज़गी के चलते जो अगड़ी जाति के लोग हैं वह लालू यादव के साथ या तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो जाएंगे तो यह गलतफहमी है। वो जान लेंगे, लाख बुरा नीतीश कुमार कर लेंगे उनके लिए, लेकिन वो वोट तो एनडीए को ही देंगे, भाजपा को ही देंगे, नीतीश कुमार को ही देंगे। यह बातें सतीश केसिंग कहते हैं और सतीश केसिंग थोड़ा लगे कि वो प्रो एनडीए हैं और वो उस तरह की बातें कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी उन्होंने थोड़ा समर्थन तो दिया, लेकिन वोट शिफ्टिंग की बात को वो नकारते नजर आए। आलोक जोशी बिहार से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो यूपी से आते हैं और ब्राह्मण परिवार से आते हैं। उन्होंने एक परिभाषा समझाने की कोशिश की कि जो पिछड़ी जातियां होती हैं अगर उसका कोई चेहरा मुख्यमंत्री बन जाता है तो ऐसे में उनके लोगों में, उनके समुदाय के लोगों में यह फख्र की बात होती है कि कोई छोटी जाति वालों को जाकर के पैर छू के प्रणाम कर रहा है। जैसे मायावती मुख्यमंत्री बन गई और पत्थर की जो हाथियां बनी थी उसके सामने जाकर के कोई दलित व्यक्ति वहां खड़ा होकर यह कहता था कि वह हमारी मुख्यमंत्री मायावती हैं, और जिनको पैर छू करके लोग प्रणाम कर रहे हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई जात का हो। तो एक दौर ये भी था। आलोक जोशी ने कहा कि मैं बिहार को ज़्यादा समझता नहीं हूं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के लिए थोड़ी राहत की बात है। वह सामने आए हैं तो वो उन मुद्दों को पकड़ रहे हैं जो इस वक्त की सबसे अधिक ज़रूरत है। चाहे लॉकडाउन पीरियड में जो पलायन हुआ उसकी बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, जिन मुद्दों को उन्होंने पकड़ा है उसको वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इसके मुताबिक तेजस्वी यादव के लिए ठीक है कि उन्होंने पलायन और रोजगार के मुद्दे को कस के पकड़े हुए हैं और ये इसका फ़ायदा उन्हें देखने को मिल सकता है। तो इस 71 सीटों में उन्होंने भी सीट की संख्या बताने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन महागठबंधन के लिए ठीक ठाक बातें कही हैं कि महागठबंधन के पक्ष में यह माहौल बन रहा है। अब चलते चलते अभिसार शर्मा की बात। अभिसार शर्मा सीट का एनालिसिस कर रहे थे, वह तमाम तरह की बातें, वो भी जातीय समीकरण की ही चर्चा कर रहे थे। और बिहार में सच अगर बात कर लें तो ये सच्चाई है कि जातीय समीकरण से कोई हट नहीं सकता है। अभिसार शर्मा के मुताबिक उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि लॉकडाउन के दौरान जो गलतियां हुई उसके लिए तो भाजपा जिम्मेदार है, तो फिर असर जदयू पे क्यों पड़ता दिखाई पड़ रहा है, भाजपा पे कोई असर क्यों नहीं है, भाजपा सेफ क्यों दिखाई पड़ रही है, भाजपा अक्षुण्ण रह जाने की स्थिति में कैसे है। महागठबंधन से तेजस्वी यादव लगातार जो भी हमला करते हैं वह तो ठीक है, लेकिन जदयू के लिए इस बार मुश्किल की घड़ी खड़ी हो गई है। और जदयू वर्सेज जो ये आंकड़ा है कि जदयू के खिलाफ तेजस्वी यादव ने तो उम्मीदवार उतारे ही हैं और चिराग पासवान ने भी उनको परेशान करने की कोशिश की है, लोजपा के उम्मीदवार वहां खड़े हो गए हैं। तो तमाम इन तरह के लोगों के जो चर्चाएं हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जहां जहां जदयू और आरजेडी की टक्कर होगी चाहे तो उन सीटों पर सबसे बड़ी बात आप यह समझिए, अजीत अंजुम भी कह रहे थे और तमाम तरह के पत्रकार कह रहे थे कि 2015 में तो साथ थे, जो आरजेडी का वोटर जो है, वो जो समर्थक है, फॉलोवर्स है, वो एग्रेसिव है, तो ऐसे में वो तो वोट करेगा नहीं। और जदयू में अगर अंदरूनी नाराज़गी है, जहाँ सीट को लेकर दिक्कतें हुई होंगी, वो वोट इधर उधर हो सकता है। तो नीतीश कुमार के लिए नुकसान की स्थिति यहाँ भी दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर आप यह समझिए कि जो यह 71 सीटें हैं 16 जिले में जहां पे मतदान हुए हैं, वहां पर परिस्थितियां तो महागठबंधन के फेवर में जाता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अजीत अंजुम की वह बात आप नहीं भूल सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जो बीजेपी और जदयू के जो वोटर्स हैं वो वोकल नहीं हैं, वो साइलेंट वोटर हैं। किस तरफ वो करवट ले लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, वो जाके वोट दे देते हैं, इसलिए वह नंबर पे यकीन नहीं करेंगे। ऐसे ही तमाम बड़े पत्रकारों को लेकर जो चर्चा करते हैं उसको हम एक जगह समअप करके आपको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे थे, आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। आगे के 2 चरण के मतदान अभी बाकी हैं और जब मतदान होंगे उसके बाद भी हम बिफोर प्रिंट की एनालिसिस, हम अपनी एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो है तमाम बड़े पत्रकारों के एनालिसिस को भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक जगह। फिलहाल biforeprint.in में इतना ही, बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।